नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सिंपल ग्रुप और साइलो थ्योरम। ये अपनी ग्रुप थ्योरी की 14th क्लास है। इस क्लास के बाद अपनी एक क्लास और होगी जिसमें अपन साइलो थ्योरम की बचे हुए पार्ट यानी कि आज की वीडियो अपन साइलो फर्स्ट थ्योरम देखेंगे। उसके बाद सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम और इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन है वो कल वाली क्लास में करेंगे। तो टोटल अपनी 15 क्लास हो जाएंगी ग्रुप थ्योरी की और इसमें अपना ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। कोई पार्ट बचेगा नहीं जो ग्रुप थ्योरी का अपन ने नहीं पढ़ा हो, जो इंपॉर्टेंट हो, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस अपन ने नहीं करी हो। तो ये वीडियो सबके लिए है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो और बाकी जो बचे हुए वीडियो पुराने वो सब देखने के लिए आपको ज्वाइन मेंबर के लिए जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पे जाके आप ज्वाइन बटन के थ्रू सब एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे अपने ओडी का आज से स्टार्ट हो जाएगा, पीडी के लिए भी अपन करेंगे, रीजन एसक्यूज के भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इन सबको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन बटन के थ्रू मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और जो मेंबरशिप वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो आई होप आप वहाँ जाके आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो आज अपन को साइलो थ्योरम पढ़ने वाले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइलो थ्योरम। आपको पता है इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि सिंपल ग्रुप क्या होते हैं, पी ग्रुप क्या होते हैं, साइलो सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप अपन ने पढ़ लिया, पर अब पी ग्रुप, साइलो ग्रुप और सिंपल ग्रुप ये सब पढ़ेंगे। फिर अपन साइलो फर्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम, और इन पे बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये तो इसका चैनल है, और आप इसका डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको @exponential mathematics 2531 करके आपको टेलीग्राम के सर्च बार में अगर आप सर्च करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं सिंपल ग्रुप से। तो सबसे पहली बात कि सिंपल ग्रुप किस ग्रुप को अपन सिंपल ग्रुप बोले। कई बार आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट में दिया होता है कि जी साइक्लिक देन जी सिंपल देन जी साइक्लिक, जी अबिलियन देन साइक्लिक, साइक्लिक सिंपल, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए होते हैं। तो आप सोचते होंगे कि यार सिंपल बोल साइकिल का तो सिंपल हो जाएगा क्या, बिलियन है तो हो जाएगा क्या। तो इन सब डाउट्स को दूर करते हुए अपना आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि अगर ए ग्रुप जी इज सेड टू बी सिंपल ग्रुप इफ जी हैज एग्जैक्टली टू नॉर्मल सब ग्रुप। कीप इन माइंड जी सिंपल तभी कहलाएगा जब जी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हो। अब आपको पता भी होगा कि कोई भी ग्रुप जी होता है उसके पास दो नॉर्मल सब ग्रुप तो हमेशा ही होते हैं, आइडेंटिटी और जी खुद। यानी कि कहने का मतलब है इन दो के अलावा कोई और नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। यानी कि एच इक्वल टू आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप और एच इक्वल टू जी खुद आर ओनली नॉर्मल सब ग्रुप। इसके अदर देन इनके अलावा कोई भी सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, तब उस ग्रुप जी को अपन क्या बोलेंगे, सिंपल ग्रुप बोलेंगे। हैज एग्जैक्टली टू नॉर्मल सब ग्रुप, आइडेंटिटी और खुद। अब आपको ऑप्शन में बोलेगा, अब एक क्वेश्चन ऐसे कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी देन जी इज ऑलवेज सिंपल। यानी कि अब देखो अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी आ रहा है तो जी कैसा होगा, जी ऑलवेज सिंपल हो जाएगा इस केस में, क्योंकि अपन को पता है कि अगर फाइनाइट प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जी होता है वो आइसोमॉर्फिक टू जेड पी होता है, और जेड पी कैसा होता है, साइक्लिक होता है। पर अपन को यहाँ पे साइक्लिक का यूज नहीं करना है, क्योंकि अपन को पता है कि कोई भी प्राइम ऑर्डर ग्रुप होता है वो जेड पी का आइसोमॉर्फिक होता है। और अपन ने ऐसा पढ़ा था कि नंबर ऑफ सब ग्रुप इन जेड एन इक्वल टू क्या हो जाता है, टो एन हो जाता है डिविजर, और टो पी के डिविजर क्या हो जाती है, पी की पावर 1 होता है तो 1+1, इसके दो डिविजन रहेंगे, इसके बाद टोटल दो सब ग्रुप होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो एच इक्वल टू आइडेंटिटी वाला खुद हो जाएगा और एक एच इक्वल टू जेड वाला दो हो जाएंगे। तो इनकी प्राइम ऑर्डर का सब ग्रुप होता है वो हमेशा कैसा होता है, सिंपल ग्रुप होता है। तो जी इज ऑलवेज सिंपल। इसका लॉजिक ये है कि वो जेडपी का आइसोमॉर्फिक होगा और इसके पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इसके पास दो होंगे, एक तो आइडेंटिटी है खुद। तो इसका मतलब साइक्लिक से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सीधी सिंपल डेफिनेशन यही है कि ग्रुप के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, एक तो जो आइडेंटिटी वाला और एक खुद। इसके अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, तभी जी कैसा बनेगा, सिंपल बनेगा। और किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो हमेशा कैसा होता है, सिंपल। इसका लॉजिक है कि वो जेडपी का आइसोमॉर्फिक, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप दो, तो इसलिए इसका बन गया सिंपल। अब बात आती है क्या ग्रुप अगर साइक्लिक है तो सिंपल होगा क्या, कि जीत साइक्लिक देन जीत सिंपल। तो ऐसे बोलना गलत है, कोई जरूरी नहीं। जैसे एग्जांपल आप Z12 ले लो, Z12 कैसा ग्रुप है, साइक्लिक भी है और ये कैसा है, आबिलियन भी है। और अपन को पता है कि सिंपल नहीं है, क्यों क्यों है सिंपल नहीं, क्योंकि सिंपल होने के लिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए। अब जेड वाला कैसा है, साइक्लिक। अपन ने ऐसे पढ़ा था कि कोई ग्रुप अगर साइक्लिक या आबिलियन होता है तो उसके सारे सब ग्रुप कैसे होते हैं, ऑल सब ग्रुप कैसे होते हैं उसके, नॉर्मल होते हैं। क्योंकि आबिलियन के सारे सब ग्रुप कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। साइक्लिक के सारे सब ग्रुप कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। इसका मतलब ऑल सब ग्रुप ऑफ Z12 आर नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसका मतलब जितने भी सब ग्रुप होंगे सारे कैसे होंगे, नॉर्मल। और टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Z12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Z12 विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, टो 12 बनेगा। यानी कि समझ सकता हूँ कि तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो ये क्या बन जाएगा, 2+1 इंटू 1+1। तो ये कितना बने, टोटल 6 सब ग्रुप आ गए, 3 दूनी 6। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इसके पास कितने हैं, 6, और सारे के सारे कैसे हैं, नॉर्मल। अपन तो क्या बोले थे, आइडेंटिटी और जी के अलावा कोई दूसरा सब ग्रुप होना ही नहीं चाहिए, जबकि इसके पास तो 6 नॉर्मल सब ग्रुप आ रहे हैं। तो बात चक्कर छोड़ो, फिर सिंपल तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जी साइक्लिक देन जी सिंपल ऐसा बोलना गलत है। एग्जाम्पल आप Z12 ले सकते हैं, Z8 ले सकते हैं, Z9 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिसके पास मोर देन वन क्या हो,
मतलब मोर देन 2 नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएँ और साइक्लिक ग्रुप होता है तो वो सिंपल होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो जी इज़ साइक्लिक देन जी इज़ सिंपल ऐसा बोलना भी गलत है। अगर यहाँ पे बोलता कि इफ जी इज़ अबेलियन देन जी इज़ सिंपल तो नहीं, क्योंकि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अबेलियन के तो सारे सब ग्रुप भी कैसे होते हैं नॉर्मल होते हैं और साइक्लिक के भी सारे सब ग्रुप कैसे होते हैं नॉर्मल होते हैं। तो इसका मतलब अगर मोर देन 2 सब ग्रुप नॉर्मल हो जाते हैं तो वो ग्रुप कभी भी सिंपल नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये भी सिंपल नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि एसएन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सिंपल ग्रुप है क्या? तो अब आप यहाँ से सीधा देखते ही बोल सकते हो कि नहीं भैया एसएन तो सिंपल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि H1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी वाला ग्रुप बन जाएगा, H2 इक्वल्स टू एन मिल जाएगा और H3 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? एसएन मिल जाएगा। आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एसएन, आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एसएन, ये सारे क्या है? एसएन के नॉर्मल सब ग्रुप है। तो आइडेंटिटी और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मिल गया, इसका मतलब ये सिंपल ग्रुप नहीं बन सकता। आप S4 की बात करेंगे तो उसके इसमें एक तो एक और मिल जाएगा, H4 इक्वल्स टू आइडेंटिटी वाला 1 2 ऐसे 3 एलिमेंट वाला एक और मिल जाएगा। ये भी कैसा होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इस कहने का मतलब ये कि एसएन के पास मोर देन 2 नॉर्मल सब ग्रुप हो गए। तो मोर देन 2 नॉर्मल सब ग्रुप हो गए तो ये ग्रुप कैसा नहीं बन सकता? सिंपल नहीं बन सकता। तो ये भी ध्यान रखना कि एसएन भी सिंपल ग्रुप नहीं होता। तो सिंपल ग्रुप में तो अपन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि 3 या 4 रिजल्ट देखेंगे। इन रिजल्ट के अलावा कोई भी क्वेश्चन सिंपल ग्रुप का नहीं बनता। ज़्यादा करके वो एसएन, डीएन, एएन दे देता है। एसएन, डीएन, एन ही बचते हैं, Q4 दे देता है, जेड दे देता है और वो सारे हो जाते हैं। और बाकी ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए पीछे वाले की साइक्लिक होता है तो कोई ज़रूरी नहीं होता, ऑर्डर ऑफ जीपी होता है तो हमेशा सिंपल बनता है। बस ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं क्या एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सिंपल है? तो अपन बात करते हैं कि भैया एन नॉट इक्वल टू 4 ले देते हैं एक बार। तो H1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी and H2 equals to An are only normal subgroup of N, are only normal सबग्रुप ऑफ N। इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये दो ही सबग्रुप बनते हैं जो कैसे होते हैं? नॉर्मल होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल बन जाएगा। कब? N नॉट इक्वल टू 4 के लिए। जब आप A4 की बात करोगे तो A4 के लिए H1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी और H2 इक्वल्स टू जो अपना आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप भी कैसा होता है? नॉर्मल हो जाता है। और एक H3 इक्वल्स टू A4 मिल जाएगा। तो ये G है अपना H3, तो ये तो G है और ये आइडेंटिटी है। तो इसके अलावा अपन को एक और नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया H2, तो इसका मतलब A4 इज नॉट सिंपल ग्रुप। A4 इज नॉट सिंपल ग्रुप, ये सिंपल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो A4 सिंपल ग्रुप नहीं है। इसके अलावा बाकी जो होंगे ना एन के, वो सारे सिंपल हो जाएंगे। यानी कि एन के सारे ग्रुप कैसे होते हैं? एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की देखो एन इक्वल टू 3 वाला भी क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है। एन इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं तो वो भी सिंपल बन जाता है। एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात करते हैं अपन, क्योंकि एन इक्वल टू 4 के लिए तो हमको पता चला कि सिंपल नहीं हो सकता और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए पूछ रहा है ये, तो 3 वाला भी शायद सॉरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सिंपल पूछ रहा है, तो बाकी तो सारे सिंपल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे वाले कैसे हो जाएंगे सिंपल? क्योंकि इस पास सिर्फ और सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप बन रहे हैं, H1 इक्वल टू आइडेंटिटी और H2 इक्वल टू एन। सिर्फ एन इक्वल टू 4 में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा है ये वाला, तो इस वजह से A4 वाला क्यों नहीं होगा? नॉर्मल सब ग्रुप नहीं, बाकी सारे एन कैसे होंगे? नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो आई होप ये बात भी आप समझ गए होंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप कैसे हो रहे हैं। अब अपन एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं कि चलो डीएन की बात कर लेते हैं पहले कि डीएन। अब देखो डीएन क्या होता है? डीएन में आपको पता है ना, अपन ने डीएन कैसे डिफाइन किया था कि x की पावर i, y की पावर j, x की पावर i इक्वल्स टू ई एक्स, वाई की पावर j इक्वल्स टू ई। तो इसमें अपन ने जो x वाले इसको अपन तो रोटेशन बोलते थे, y को अपन रिफ्लेक्शन बोलते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सब ग्रुप होता है जो y से जनरेट होता है ना, ये y से, ये जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यानी कि डीएन के अंदर y होता है और y से जो जनरेट होने वाला सब ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। और y क्या होता है? ना तो आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं और ना ही y किसके इक्वल होता है? डीएन के इक्वल होता है। तो डीएन और ई के अलावा एक अपने को और नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, y हमेशा मिलता है। ये इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ डीएन, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ डीएन। तो ये अलग नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, इसका मतलब डीएन इज नॉट सिंपल। जबकि डी1, अगर आप डी1 और डी2 की बात करेंगे तो वो तो सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास तो डी1 और डी2 में तो सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं? नॉर्मल होते हैं और कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो डी1 तो हमेशा सिंपल होता है, पर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डी1 ही होगा, डी2 भी नहीं होगा। डी2 का ऑर्डर 4 आ जाता है जो कि सिंपल नहीं हो सकता। सिर्फ डी1 इज सिंपल है, बाकी डी2 डी3 डी4 माने कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डीएन इज नॉट सिंपल, इज नॉट सिंपल। सिंपल बोलने का मतलब ये है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, उसके अलावा कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। जबकि डीएनए में अपन को पता है कि वाई से जनरेट होने वाला ग्रुप होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल होता है। तो अपन को एक्स्ट्रा क्या मिल गया? सिंपल नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया। इस वजह से क्या नहीं हो पा रहा? सिंपल ग्रुप नहीं बन पा रहा। तो डी1 ही अकेला सिंपल होता है, बाकी सिंपल नहीं होते। तो ना डीएन सिंपल होता है ना एसएन होता है, बट एएन होता है, जो कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। एन इक्वल टू 4 वाले केस में तो होगा नहीं, बाकी सब केस में क्या बन जाएगा? वो सिंपल ग्रुप बन जाएगा। तो ये एएन, एसएन, डीएन, जेडएन की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे मान लो कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एक ग्रुप G1 एक ग्रुप G2 दोनों का ऑर्डर कैसा है? ग्रेटर देन 1 है। ये भी क्या है? ग्रेटर देन 1 ही है यहाँ पे भी।
अपन को पता है कि G1 क्रॉस G2 क्या होता है, ग्रुप बनाता है। तो अपन बोला कि G1 क्रॉस G2 इज नॉट सिंपल। अब G1 क्रॉस G2 सिंपल क्यों नहीं होगा, इसका लॉजिक ये है कि इसके पास 4 नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएंगे, और भी मिल सकते हैं पर 4 तो कन्फर्म मिलेंगे। G1 क्रॉस E2 क्योंकि ये तो आइडेंटिटी वाला ग्रुप ले लिया और एक G1 ले लिया मैंने। E1 क्रॉस G2 H3 मैंने आइडेंटिटी ले लिया और H4 G1 क्रॉस G2 ले लिया। आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2। अपन को G1 G2 के बारे में कुछ नहीं पता, बस ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, इसलिए क्योंकि ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये चीज़ डिफाइन हो पाएगी, वरना तो ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2, दिस इम्प्लाइज G1 क्रॉस G2 इज नॉट सिंपल। क्योंकि इसके पास 4 नॉर्मल सब ग्रुप आ गए, जब अपन बोलते हैं कि इसके और इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, अपने को ये 2 का एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है, इस वजह से G1 क्रॉस G2 इज नॉट सिंपल ग्रुप, तो ये सिंपल ग्रुप नहीं बनेगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ये वाली जो चीज़ है इससे आपका डायरेक्ट ऑप्शन से आपको कहीं ना कहीं 100% मिल जाएगी। A5 इज द सिंपलेस्ट नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप। इसका बोलने का मतलब ये है कि A5 है ना, वो सिंपलेस्ट नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप होता है। इसके पहले के जितने ग्रुप होते हैं ना, वो कैसे हो जाते हैं, अबिलियन होते हैं अगर वो सिंपल ग्रुप होते हैं तो। बट A5 कैसे है, नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप है, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप इज 60। यानी कि अगर 60 ऑर्डर से पहले कोई ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ G विच इज लेस देन इक्वल टू 60 एंड G इज नॉन अबिलियन, तो आप बिना देखे बोल सकते हो कि वो ग्रुप कैसा होगा, सिंपल नहीं होगा, नॉन सिंपल। ऐसा बोल के वो ग्रुप सिंपल नहीं हो सकता, नॉट सिंपल। यानी कि ग्रुप का ऑर्डर 60 से ज़्यादा होगा तो बात अलग है, पर अगर ऑर्डर ऑफ G कैसा है, लेस देन इक्वल टू 60 है, G इज नॉन अबिलियन है, तो आप बोला ना कि G इज नॉट सिंपल, तो आप सीधा बोल सकते हो कि G इज नॉट सिंपल। जैसे अपन बात करते हैं कि आपको पूछ रहा है कि G इक्वल टू Q4 क्रॉस Z5 है, तो पूछ रहा है कि ये सिंपल है कि नहीं। अपन को पता है कि G कैसा है, क्योंकि Q4 कैसा होता है, नॉन अबिलियन होता है, Z5 कैसा होता है, अबिलियन होता है, तो G कैसा बन गया, G इज नॉन अबिलियन बन गया, तो G इज नॉन अबिलियन हो गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ G निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ Q4 कितना होता है, 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। तो अब ये देख लो, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 40 है, विच इज लेस देन इक्वल टू 60 है, G कैसा है, नॉन अबिलियन है, तो ये ग्रुप कभी भी क्या नहीं हो सकता, सिंपल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, G इज नॉट ए सिंपल ग्रुप, नॉट ए सिंपल ग्रुप। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखना कि A5 इज द स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप होता है। और आपको एक क्वेश्चन कैसा भी मिल जाए, तो एक आपके टेस्ट में भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, वहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सा ग्रुप निम्न में से सिंपल है, तो आप सीधा देख के बता सकते हैं कि A5 होता है वो हमेशा सिंपल ग्रुप होता है, स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप का स्मॉलेस्ट ऑर्डर कितना होता है, 60 होता है। 60 से छोटा है नॉन अबिलियन तो कभी सिंपल नहीं बन सकता, जैसे एग्जाम्पल से अपन देख सकते हैं। तो आई होप आप ये बात भी समझ पा रहे होंगे, सिंपल ग्रुप की जो कहानी थी वो आपको समझ में आई होगी। सिंपल ग्रुप की इतनी छोटी सी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि पी ग्रुप क्या होते हैं। पी ग्रुप कि अगर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू पी की पावर n है, देन G इज कॉल्ड पी ग्रुप। यानी किसी ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर n टाइप का है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पी ग्रुप बोल सकते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 32 है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इज कॉल्ड टू ग्रुप। इसको अपन टू ग्रुप बोलते हैं, पी ग्रुप है ना, इसको अपन टू ग्रुप बोलते हैं, टू ग्रुप ऑफ ऑर्डर 32 ऐसा बोल सकते हैं इसका। जैसे अपन ऑर्डर ऑफ G इक्वल 32 तो टू ग्रुप ऑफ ऑर्डर 32 इसको बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं अपन थ्री ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 की पावर 4 कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करके, तो थ्री ग्रुप ऑफ इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9 और ये 27 और 81, तो थ्री ग्रुप ऑफ ऑर्डर 81 बोल सकते हैं। तो ये पी ग्रुप बोलने वाला, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर n टाइप का होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पी ग्रुप बोल सकते हैं। बेसिक चीज़ है ये छोटी सी। अब अपने कॉची थ्योरम की बात करते हैं कि कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, कि अगर जी कैसा है, अबिलियन फाइनाइट, ये ग्रुप ये अबिलियन फाइनाइट ग्रुप के लिए भी ट्रू होती है। अगर आपको सिंपल सा दिया हो ना कि जी इज फाइनाइट ग्रुप एंड पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी सच दैट ए की पावर पी इक्वल टू। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, देन जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। अगर वो फाइनाइट अबिलियन हो भले फाइनाइट ग्रुप हो, दोनों के लिए ये चीज़ वैलिड होती है। कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कैसा हो, कोई भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप दे रखा हो आपको, अगर कोई नंबर पी है उसको डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन एक एलिमेंट ए मिलेगा जी में सच दैट कि ए की पावर पी करने पे क्या आएगा, ई आएगा। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, पी होगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि किसी ग्रुप के ऑर्डर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो जी के पास एक प्राइम ऑर्डर का क्या होगा, एलिमेंट एक्सिस्ट करेगा। जैसे अपन देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 18 है तो 3 है, डिवाइड करते हैं 18 को, तो 3 डिवाइड कर रहे हैं 18 को, इसका मतलब जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। जी के पास 3 ऑर्डर का क्या होगा, एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। 21 है, 3 भी डिवाइड करें 21 को, 7 भी डिवाइड करें 21 को, तो जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 एंड 7। जैसे मान लो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 100 दे रखा है आपको, तो 100 का लिख सकते हो 25 इंटू 4, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो यानी कि यहाँ से भी क्या हो रहा है, प्राइम नंबर क्या है, 2 भी डिवाइड कर रहा है 5 भी डिवाइड कर रहा है, तो जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड 5। यानी कि पी है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, तो जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी,
देन जी, अब ऐसा भी बोल सकते हैं, वहाँ तो अपन एलिमेंट की बात करते हैं, अब ऐसा बोले कि अगर पी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी। यानी अगर कोई प्राइम नंबर पी डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, उस ऑर्डर का सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा, और जो सब ग्रुप होता है वो जेड पी का आइसोमॉर्फिक होता है। एक चीज ऐसे बोल सकते हैं कि जी इज ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, अगर ग्रुप का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है देन जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर प्राइम नंबर। क्योंकि ये बात यहाँ से पता लग रही है अपन को कि अपन ने से बोला कि अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, अगर पी उसको डिवाइड करता है तो जी के पास प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट होगा। और यहाँ पे अपन बोलते हैं कि किसी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो कोई नंबर एन होगा, और ग्रेटर देन 1 है तो जी के पास प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं कि जो एन है ना उसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने मतलब एन को अपन ऐसे लिख सकते हैं P1 की पावर R1, P2 की पावर R2, P3 की पावर R3, पी की पावर ऐसे पीके की पावर आर के, ऐसे अपन इसका यूनिक क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो यहाँ से अपन को प्राइम नंबर पी मिल जाएगा जो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी बाई क्या बन गया, कॉची थ्योरम से। तो इसका मतलब किसी भी ग्रुप का ऑर्डर गिवन हो और ऑर्डर कैसा हो, फाइनाइट हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो देन जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर प्राइम नंबर। और अगर पी डिवाइड करते हैं तब उसके पास पी ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा और पी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा जो कि किसका आइसोमॉर्फिक होगा, जेड पी का आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये तो क्या होगी, बेसिक बात होगी जो आपको साइलो थ्योरम से पहले पता होनी चाहिए। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि जी इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर फाइनाइट ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है देन जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर प्राइम नंबर। क्योंकि आप एन कोई भी ऑर्डर होगा, एन मान लेते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं P1 की पावर से, तो अपन को पी मिल जाएगा जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब इसके पास क्या हो जाएगा, प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा और सब ग्रुप करेगा प्राइम ऑर्डर का, तो वो क्या हो गया, जेड पी का आइसोमॉर्फिक हो। जैसे सपोज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 40 है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 40 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हो। यहाँ पे 5 है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 40 को। जैसे 5 है वो 40 को डिवाइड कर रहा है देन जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, ऐसे बोल सकता हूँ कि एलिमेंट भी 5 ऑर्डर का, और देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 एंड 5 दोनों ऑर्डर के, क्योंकि 2 भी डिवाइड कर रहा है 5 भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 ऑर्डर का सब ग्रुप भी है इसके पास और 5 ऑर्डर का एलिमेंट भी है। देन जी हैज सब ग्रुप of order 5 which is isomorphic to ZP and G has element of order 2 and 5। क्योंकि प्राइम नंबर P डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा और उस ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा। तो ये कुछ बातें थी जो साइलो थ्योरम से पहले आपको ये P वाली बातें पता होनी चाहिए थी, और कुछ सिंपल ग्रुप की बातें देखी थी अपन ने। अब बात करते हैं अपन साइलो फर्स्ट थ्योरम की, यानी कि साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या होती है। साइलो फर्स्ट थ्योरम कि इफ G इज फाइनाइट ग्रुप एंड P की पावर n डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, यानी ये ऑर्डर ऑफ G और डिवाइडेशन रूल से ही मतलब रिलेट करती है ये। जो साइलो सेकंड थ्योरम होती है वो बोलती है कि साइलो ग्रुप कॉन्जुगेट होते हैं। साइलो थर्ड बोलती है कि कितने नंबर ऑफ साइलो ग्रुप होंगे, यानी नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप कैसे निकालते हैं वो साइलो थर्ड थ्योरम की बात करते हैं। और साइलो थ्योरम की साइलो सब ग्रुप के एग्जिस्टेंस की बात होती है वो साइलो फर्स्ट थ्योरम से होती है कि जी इज फाइनाइट ग्रुप है, पी की पावर एन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। और ये मान के चलिए कि साइलो फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम एक पे क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ये पीछे की जो राम कहानी थी अपन ने जो देखा था वो इसी के लिए देखी थी ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली देखेंगे। आप डी यू इंट्रेंस 2015 का पेपर है उसमें देखें, 2017 में देखें, और बाकी भी देखें। मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन है वो जो रिपीट हो रहा है सेम कॉन्सेप्ट, तो उसको आप एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं जो कि साइलो थ्योरम पे बेस्ड है। वो मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा क्योंकि अब बार बार करवाने का मतलब 2 जगह तो पहले ऑलरेडी वो हो चुका है, तो आप उसको जरूर देखें। उसमें साइलो थर्ड थ्योरम भी लगेगी और सेकंड भी लगेगी, तो अपन बात कर लेंगे कि जी इज फाइनाइट ग्रुप, पी की पावर एन है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करते हैं, देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। जैसे सपोज दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 60 है तो 60 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 3 और 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसका अपन ने फैक्टराइजेशन कर लिया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो 2 की पावर 2 है वो 2 की पावर 2 डिवाइड करती है किसको, 60 को डिवाइड करती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 60 को अगर डिवाइड करती है तो इसके पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 ऑर्डर का क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की पावर 2, यानी कि पी की पावर एन ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा तो 2 की पावर 2 ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा। और 2 की पावर 1 भी डिवाइड कर रही है तो 2 की पावर 1 डिवाइड कर रही है तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप ही बनेगा, सब ग्रुप ऑर्डर 2। 3 की पावर 1 कर रही है तो 3 ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा। 5 की पावर 1 कर रही है तो 5 की पावर 1 ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा। यानी कि अगर पी की पावर एन डिवाइड करती है देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। 2 की पावर 1 ऑर्डर का भी होगा, 2 की पावर 2 ऑर्डर का भी होगा, 3 की पावर 1 का होगा, और 3 की पावर 5 ऑर्डर के सब ग्रुप है वो एग्जिस्ट करेंगे। अगर ऑर्डर ऑफ इक्वल टू 24 है, 24 को आप क्या ले सकते हो, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। इसके पास 2 की पावर 1 ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा, 2 की पावर 2 ऑर्डर के भी होंगे, 2 की पावर 3 ऑर्डर के भी होंगे, और 3 की पावर 1 ऑर्डर का सब ग्रुप भी इसके पास एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि अपन ने बोले हैं कि अगर पी की पावर एन डिवाइड करती है देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। ये तो बात होगी साइलो फर्स्ट थ्योरम की, अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर है इसको पी की पावर एन डिवाइड करती है देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। अब बात करते हैं कि साइलो सब ग्रुप क्या होते हैं। इनको अपन बोलते हैं साइलो पी सब ग्रुप या पी साइलो सब ग्रुप, एक ही बात है। पी साइलो सब ग्रुप बोल दो या साइलो पी सब ग्रुप बोल दो, कई जगह आपको यहाँ पे पी साइलो सब ग्रुप बोला जा रहा है या साइलो पी सब ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जी कैसे है, फाइनाइट ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, फाइनाइट होएगा।
अगर जी फाइनाइट ग्रुप है एंड पी की पावर एन डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो पी की पावर एन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही है, बट पी की पावर एन प्लस वन डजेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, देन द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन इज कॉल्ड पी साइलो सब ग्रुप या साइलो पी सब ग्रुप। ये ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि अगर जी कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है, पी की पावर एन है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, बट पी की पावर एन प्लस वन डिवाइड नहीं करना चाहिए, देन द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन है वो क्या कहलाएगा, पी साइलो सब ग्रुप कहलाएगा। जैसे अब पीछे वाले में चलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो की पावर दो एक डिवाइड कर रही है और दो की पावर दो कर रही है, तो दो की पावर एक वाला सब ग्रुप है ना, वो पी साइलो सब ग्रुप नहीं बनेगा। जैसे अपन यहाँ पे लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी कैसा हो गया, मान लो सपोज दैट ऑर्डर ऑफ जी मैंने ले लिया 60 ले लिया, दो की पावर दो है वो डिवाइड कर दिया 60 को, पर दो की पावर तीन वो डिवाइड नहीं कर दिया 60 को, तो इसका मतलब जो ये दो की पावर दो ऑर्डर वाला जो सब ग्रुप है ना वो कैसा बनेगा, साइलो सब ग्रुप बनेगा। देन द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर विच इज टू साइलो सब ग्रुप, यानी कि दो की पावर दो बन गया ना, बोला ना पी साइलो सब ग्रुप, तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, दो, दो की पावर दो डिवाइड कर रहा है, पर दो की पावर तीन है वो डिवाइड नहीं कर रहा है 60 को, तो इसका मतलब ये वाला जो सब ग्रुप बनेगा वो कैसा बनेगा, पी साइलो सब ग्रुप बनेगा। और इस सब ग्रुप का एग्जिस्टेंस कहाँ से आ जाएगा, साइलो फर्स्ट थ्योरम से। क्यों, क्योंकि साइलो फर्स्ट थ्योरम ये बोलती है कि पी की पावर एन है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। जैसे अपन सपोज नया एग्जाम्पल लेते हैं, ऑर्डर ऑफ जी को मैंने क्या ले लिया, 12 ले लिया। जैसे ऑर्डर ऑफ जी को आप 12 लेंगे तो 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि 2 की पावर 2 है वो डिवाइड कर रही है किसको, 12 को डिवाइड कर रही है, और 2 की पावर 3 डिवाइड नहीं कर रही, यानी कि 2 की पावर 2 प्लस 1 डजंट डिवाइड 12। इसका मतलब द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की पावर 2 इज कैसा बनेगा, साइलो सब ग्रुप। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की पावर 2 इज टू साइलो सब ग्रुप, टू साइलो सब ग्रुप ऑफ जी। और आप देख रहे हैं कि 3 की पावर 1 है वो भी डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ जी को, और 3 की पावर 2 वो डिवाइड नहीं कर रही है हमारा। इसका मतलब सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 की पावर 1 इज 3 साइलो सब ग्रुप। तो ये तो किसकी बात होगी, साइलो सब ग्रुप की, यानी कि पी की पावर एन तो डिवाइड करे बट पी की पावर एन प्लस वन डिवाइड नहीं करे, देन द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन इज कॉल्ड पी साइलो सब ग्रुप। और इस ग्रुप का एग्जिस्टेंस अपन को कहाँ से मिल रहा है, साइलो फर्स्ट थ्योरम से, क्योंकि वैसे बोलते हैं पी की पावर एन डिवाइड करते हैं देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि साइलो सब ग्रुप और साइलो थ्योरम की बात होगी। अब जैसे मान लो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 बार तो नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये डीयू में भी पूछ सकते हैं और बीएचयू में भी पूछ सकते हैं, जेएनयू में तो इसके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। सीयूसीटी वाले तो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सिंपल पूछते हैं, तो ऐसा नहीं पूछेंगे सीयूसीटी वाले तो, पर बीएचयू डीयू जेएनयू में इसका पूछ जाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो क्या होता है कि जी इक्वल टू दे रखा है कि जी एल 50 एफ क्यू, यानी कि अपन बोलते थे ना कि जी एल एन एफ क्यू, ऐसा ग्रुप अपन ने पढ़ा है, अपन ने एस एल एन एफ क्यू भी पढ़ा है और जी एल एन एफ क्यू भी पढ़ा है, इसका ऑर्डर भी निकाला है। देन ऑर्डर ऑफ क्यू साइलो सब ग्रुप इन जी, और यहाँ पे अपन ने बात की थी कि क्यू वहाँ पे क्या होता था, प्राइम नंबर होता था। तो यहाँ पे अगर आप पी कर दोगे, पर अपन ने नोटिस में क्यू लिखा हो तो यहाँ पे भी क्यू लिख दिया कि जी एल 50 एफ क्यू, देन ऑर्डर ऑफ क्यू साइलो सब ग्रुप इन जी, यानी कि क्यू साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा इन ग्रुप जी के अंदर। अब क्यू साइलो सब ग्रुप बोलने का मतलब क्या है, जैसे आपको पता ही है ना कि क्यू की पावर कुछ एन टाइप की होगी, वो डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ जी को, तभी क्यू ऑर्डर का सब ग्रुप कैसा बनेगा, और क्यू की पावर एन प्लस वन है वो डिवाइड नहीं करेगी, तब अपन क्या बोलेंगे कि जो क्यू साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्यू की पावर एन हो जाएगा, है ना। ऐसा होता है क्योंकि साइलो सब ग्रुप बोलने का मतलब यही है कि अगर प्राइम नंबर की पावर एन वाला तो डिवाइड करे और एन प्लस वन डिवाइड नहीं करे, तो जो पावर एन आती है ना तो वही क्या बन जाता है, क्यू की पावर एन ऑर्डर बन जाता है। क्योंकि अपन ने अभी देखो बोला था ना कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की पावर 2 इज 2 सेलो सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 की पावर 1 इज 3 सेलो सब ग्रुप। तो यहाँ पे पूछा क्यू सेलो सब ग्रुप, तो ये पूछना चाह रहा है कि क्यू की पावर कितनी आएगी, ये पूछना चाह रहा है कि क्यू की पावर कितनी आएगी, अपने से ये पूछना चाह रहा है कि क्यू की पावर कितनी आएगी। देखो यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको पता है क्यू की पावर्स में ऑप्शन आ रखे हैं, तो अपने को पूछना चाह रहा है कि क्यू सेलो सब ग्रुप के ऑर्डर की पावर कितनी आएगी। पहली बात, अपन ने ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ क्यू कैसे निकाला था, वो अपन ने लिखा था क्यू की पावर एन माइनस क्यू की पावर एन माइनस का 1 इंटू क्यू की पावर एन माइनस का क्यू की पावर एन माइनस का 2 इंटू क्यू की पावर एन माइनस क्यू की पावर एन माइनस का 3 और अप टू करते देखिए क्यू की पावर एन माइनस का 1। अब देखो अगर इस फैक्टर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्यू की पावर एन माइनस वन कॉमन ले सकता हूँ ना, तो क्यू की पावर मैंने एन माइनस वन कॉमन ले दी, यहाँ पे क्या बचेगा क्यू माइनस का 1। यहाँ पे क्यू की पावर एन माइनस का 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्यू की पावर एन माइनस का 2, यहाँ पे क्या बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पे क्यू की पावर एन माइनस का 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा क्यू क्यूब माइनस का 1। ऐसा चलता जाएगा। लास्ट वाले में क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्यू की पावर क्या लिख सकूँ मैं, क्योंकि पावर जीरो कॉमन ले सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 1 ही कॉमन है, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा। इसके पहले वाले में क्या आएगा, इसके पहले में ऐसा आएगा ना क्यू की पावर एन माइनस क्यू की पावर, ऐसे बोल सकता हूँ कि क्यू की पावर 1 आएगी,
क्यू की पावर 1 आएगी तो यहाँ पे क्यू की पावर 1 कॉमन ले लूँगा। तो क्यू की पावर जैसे मैं क्यू की पावर 1 कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा, क्यू की पावर n माइनस का 1 ही बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू की पावर n माइनस 1 आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगी। ऐसा चलता जाएगा और ये क्यू की पावर n माइनस का 1 आएगा और इसको क्यू की पावर 0 है और इसके पहले वाले ऑप्शन में क्या आएगा, क्यू की पावर n माइनस का क्यू की पावर 1 आएगा और इसके पहले क्या है, अब यहाँ से अपन क्यू कॉमन ले सकते हैं तो क्यू की पावर n माइनस का 1 बच गया। अब एक सेकंड में आपको थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, इसको फिर से लिख के बता देता हूँ तो थोड़ा और ज़्यादा समझ पाएंगे आप। एक सेकंड बस, क्योंकि ये अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा अपन इसका जनरल वे में देख लेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा। एस एल एन एफ के लिए भी सेम कहानी रहती है और क्यू एल एन एफ के लिए भी सेम कहानी रहती है। तो देखो और क्या आएगा, क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस का 4 और लास्ट में आ जाता है क्यू की पावर n माइनस का 1। यहाँ से मैंने क्या लिया कॉमन, क्यू की पावर n माइनस का 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्यू माइनस का 1, यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ, क्यू की पावर n माइनस का 2, तो ये क्या बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। आगे वाले में क्या ले लेंगे, क्यू की पावर n माइनस का 3, तो ये बनेगा क्यू क्यूब माइनस का 1, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाली को ऐसे लिख सकते हैं, इसके पहले क्या आएगा, क्यू की पावर n माइनस का क्यू की पावर 1 आएगा ना, तो यहाँ से अपन क्या लेते हैं क्यू की पावर 1, तो क्यू की पावर n माइनस का 1 और माइनस का 1 बच जाएगा और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ये क्यू की पावर n माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन सबको एक साथ लिख लेते हैं, तो क्यू की पावर n माइनस का 1 इंटू क्यू की पावर n माइनस का 2 इंटू क्यू की पावर n माइनस का 3 इंटू क्यू की पावर n माइनस का 4 अप टू क्यू की पावर 1 और ये साथ में फैक्टर पड़े रहेंगे। ये कौन से फैक्टर आगे, ये देखो यहाँ से बच रहा है क्यू माइनस का 1, क्यू माइनस का 2, क्यू माइनस का 3 और अप टू क्यू की पावर n माइनस का 1, ये फैक्टर बच गए और ये बच गया एज इट इज। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ क्यू कुछ इस प्रकार से नहीं बन गया क्या, क्यू की पावर ये सारी पावर सेम है, सेम की पावर तो ये ऐड हो जाएगी, यानी कि 1 से लेके n माइनस 1 तक का नंबर्स का ऐड क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1/2, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है n तक का, अपने पास क्या है n माइनस 1, तो n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे n/2 बन जाएगा। तो यानी क्या बन जाएगा, ये क्यू की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2 बन गया और साथ में बन जाएगा क्यू माइनस का 1, क्यू स्क्वायर माइनस का 1, क्यू क्यू माइनस का 1 अप टू क्यू की पावर n माइनस का 1, ये बच गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ क्यू क्या आएगा, क्यू की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2 इंटू कोई नंबर m बोल सकता हूँ, साथ में ऐसे बोल सकता हूँ कि जीसीडी ऑफ m एंड q क्या आएगा, 1 है, क्योंकि इस फैक्टर से अपन को q कहीं कॉमन नहीं मिल सकता और क्योंकि अपन ने जितना q कॉमन आ सकता था वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, क्यू की पावर n इंटू माइनस 1 टू m, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ क्यू अपना क्या आ गया, क्यू की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2 इंटू एम आ गया और जहाँ पे जीसीडी ऑफ क्यू और एम क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा जीसीडी ऑफ क्यू और एम, क्योंकि एम की वैल्यू तो ये है और यहाँ से आप कॉमन कोई क्यू ले सकते, तो यानी कोई फैक्टर नहीं आया तो इसका जीसीडी क्या आ गया, 1 आ गया। जैसे जीसीडी 1 आ गया, ये अपने ऑर्डर ऑफ जी लिख दिया। अब इससे अपने को क्या पता लग रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी तो ये पूरा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्यू की पावर n इंटू एन माइनस 1/2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, क्योंकि इस नंबर को इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, m आएगी, डिवाइड कर रहा है। बट क्यू की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2 प्लस 1 डजेंट डिवाइड ऑर्डर, क्यू की पावर 1 करेंगे तो एक क्यू और चाहिएगा यहाँ पे और एक और क्यू तो इसको कॉमन आ ही नहीं सकता, इसका मतलब क्यू की पावर n इंटू एन माइनस 1/2 तो इसको डिवाइड करता है, पर क्यू की पावर n इंटू एन माइनस 1/2 प्लस 1 इसको डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ जी को, क्योंकि ये तो डिवाइड इसलिए करता है क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जी एल एन एफ क्यू अपॉन क्यू की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब मेरे को पावर प्लस 1 करनी चाहिए तो यहाँ पे मेरे को एक क्यू और चाहिएगा। अब क्यू और लाएंगे कहाँ से, क्योंकि क्यू और तभी आएगा जब इसको क्या लिख सकते हो आप, हम m1 इंटू क्यू करो, यानी कोई m कॉमन, पर अपन पता है कि जीसीडी ऑफ m और q क्या है, तो यहाँ पे और कॉमन आ नहीं सकता, तो इसका मतलब इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्यू की पावर n इंटू एन माइनस 1/2 प्लस 1 तो डिवाइड नहीं करता, पर ये डिवाइड करता है। अब लगा दो पी सैलो सब की डेफिनेशन कि अगर p की पावर n तो डिवाइड करे बट p की पावर n प्लस 1 डिवाइड नहीं करे ऑर्डर ऑफ जी को, देन ये सब ग्रुप क्या बन जाता है, पी सैलो सब ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे ये पावर डिवाइड करती है पर ये नहीं करती, इसका मतलब क्या हो गया कि द साइलो सब ग्रुप, क्यू साइलो सब ग्रुप, क्यू साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना देगा, क्यू की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2, तो जो क्यू साइलो सब ग्रुप उसका ऑर्डर कितना आएगा, क्यू की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2। तो यहाँ से पूछा अंदर ऑर्डर ऑफ क्यू साइलो सब ग्रुप वो क्या आएगा, क्यू की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2। अब यहाँ पे क्यू का तो क्यू ही है, एन की वैल्यू कितनी है 50 है, तो क्यू की पावर क्या हो जाएगी 50 इंटू 50 माइनस एक यानी 49/2, तो ये कर जाएगा 25, तो क्यू की पावर 25 इंटू 49,
तो 25 इंटू 49 करेंगे तो क्यू की पावर 1225, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका। देन द ऑर्डर ऑफ क्यू साइलो सब ग्रुप इज क्यू की पावर 1 2 2 5। और आप याद करने के लिए क्या रख सकते हैं कि साइलो सब ग्रुप होता है तो क्यू ऑर्डर कितना है, क्यू की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2 होएगा, ये याद रखना। इसका डेरिवेशन मैंने बता दी कि कैसे क्यू की पावर n इंटू एन माइनस 1/2 आया। अब जैसे और अपन को पता चल गया था कि क्यू की पावर n माइनस 1/2 तो डिवाइड करता है पर प्लस 1 करने पे डिवाइड नहीं करेगा, वो क्यों नहीं करेगा उसका लॉजिक अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जीसीडी m और क्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि g इक्वल टू GL4F3 देन फाइंड ऑर्डर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप। अब देखो पीछे वाले से कंपेयर कर लो, GLNFQ, क्यू की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, क्यू की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2। डायरेक्ट ये भी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ऐसा पूछ सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, क्यू की वैल्यू 3 की पावर 4 इंटू 4 माइनस का 1/2, यानी क्या बन जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 6 आ जाएगा और 3 की पावर 6 होता है 729, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आप समझ पा रहे होंगे कैसे ऑर्डर ऑफ GL4F3 का जो 3 साइलो सब ग्रुप होगा वो ऑर्डर कितना आ रहा है उसका, 3 की पावर 6 यानी 729 आ रहा है। अब 3 साइलो सब ग्रुप क्यों, क्योंकि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 3 की पावर 6 है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगी, पर 3 की पावर 6 प्लस 1 है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगी। अब एक तो ये होता है कि आप इसका ऑर्डर निकालें कि ऑर्डर ऑफ जी एज एन एफ की वाला फंडा लगा के पूरा ऑर्डर निकालें क्योंकि पावर n माइनस 1, और फिर आप देखेंगे 3 की पावर कितनी डिवाइड कर रही है कितनी डिवाइड नहीं करी, मान लो आपको चेक करना पड़ेगा 3 की पावर 4 कर रही है, 3 की पावर 5 नहीं, 3 की पावर 6, पर वो तो थोड़ा मुश्किल बन जाएगा, इसलिए अपने सिंपली देख लिया कि क्यू की पावर n इंटू एन माइनस 1/2 होता है, वो क्यू सेलो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है। यहाँ पे 3 सेलो सब ग्रुप ऑर्डर पूछा है और अपन को पता है कि यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की पावर 6 आ जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 729 बन जाएगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन और देख लेते हैं कि द ऑर्डर ऑफ Q साइलो सबग्रुप इन SLNFQ इज सेम एज GLNFQ, यानी कि Q साइलो सबग्रुप का ऑर्डर GLNFQ में और SLNFQ में सेम होएगा। अब वो सेम कैसे होएगा, क्योंकि अपन को पता है कि ऑर्डर ऑफ जो SLNFQ होता है ना, स्पेशल लीनियर ग्रुप का होता है, वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ GLNFQ अपॉन Q माइनस का 1 आता है। इसका ऑर्डर अपन ने क्या लिखा था, Q की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2 और साथ में जो फैक्टर आए थे Q माइनस का 1, Q स्क्वायर माइनस का 1, Q माइनस 1 ऐसे ऐसे अपॉन Q माइनस 1, तो क्या फर्क पड़ेगा, फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, पर Q तो कॉमन अभी भी नहीं आ रहा, तो ये क्या बन जाएगा Q की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2 और यहाँ पे कोई नंबर P बोल, सॉरी कोई नंबर R बोल दो, तो अभी भी क्या हो रहा है, GCD ऑफ Q एंड R क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्क कितना पड़ा, सिर्फ Q माइनस 1 से डिवाइड करा, तो Q माइनस 1 से डिवाइड करा, पर अभी भी अपन कोई Q की पावर तो बाहर नहीं निकाल पा रहे। जैसे अपन कोई Q की पावर बाहर नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q की पावर n इंटू एन माइनस का 1 है वो तो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, और Q की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2 प्लस 1 है वो डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, तो उसका मतलब जी हैज Q साइलो सब ग्रुप और उसका ऑर्डर कितना आएगा, Q की पावर n इंटू एन माइनस का 1/2, जो सेम किस में, जी एन एन एफ क्यू में। तो आई होप आप ये बात भी समझ पा रहे हो कि जी एन एन एफ क्यू और एस एन एन एफ क्यू में Q साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि G इक्वल टू S20 देन फाइंड ऑर्डर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप इन G, यानी कि ऑर्डर ऑफ G कितना दे रखा है, आपको G क्या दे रखा है, S20 दे रखा है और पूछ रहा है कि 7 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर बताओ। पहली बात तो ये कि ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू क्या आएगा, फैक्टोरियल 20 आएगा। अब फैक्टोरियल 20 निकालना तो मुश्किल हो गया, पर अपन को ये भी पता है फैक्टोरियल 20 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 14 इंटू अप टू 20 तक चलता है। अपन को चाहिए 7 साइलो सब ग्रुप, इसका मतलब क्या होगा, अपन ये चेक करना चाह रहे हैं कि 7 की पावर n तो डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ जी को और 7 की पावर n प्लस 1 है वो डिवाइड नहीं करे ऑर्डर ऑफ जी को, तो अपन को ये n फाइंड आउट पता चल जाए कि 7 की कितनी पावर डिवाइड करेगी तो अपन काम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 7 कहाँ कहाँ आ रहा है, इसमें 7 एक तो यहाँ पे आ रहा है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 7 की पावर 2 तो डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ जी को, पर 7 की पावर 3 है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि अगर 7 की पावर 3 ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगी तो एक 7 और आएगा जो इसका फैक्टर बनेगा, पर अपन को पता है कि इसका फैक्टोरियल बेस में और कहीं पे 7 आ ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 7 आ सकता है और एक 14 का फैक्टर 2 इंटू 7 हो सकता है। तो इसका मतलब 7 की पावर 2 डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ जी को, बट 7 की पावर 3 डिवाइड नहीं कर रही ऑर्डर ऑफ जी को। इसका मतलब द ऑर्डर ऑफ 7 साइलो सबग्रुप इन S20 इज 7 की पावर 2 यानी कि 49। तो जो 7 साइलो सबग्रुप का ऑर्डर कितना आएगा, 49 आएगा। सो आई होप आप ये बात भी समझ पा रहे होंगे यहाँ पे 49 कैसे है। तो अपन ने अभी तक क्या देखा, अपन ने अभी तक सिंपल ग्रुप देखा, पी ग्रुप देखा, पी साइलो सबग्रुप देखा, साइलो फर्स्ट थ्योरम देखी, और पी साइलो सबग्रुप के ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो अपन देखा कि पी की पावर n डिवाइड करती है जी एन एफ क्यू में, एस एन में, ए एन में और डी एन के सिंपल नॉर्मल, ये सब अपन सब ग्रुप देखे। तो आई होप आपको साइलो फर्स्ट थ्योरम तो क्या बोलती है कि पी की पावर एन का ऑर्डर का एग्जिस्टेंस करेगा, और साइलो सब ग्रुप बोलने का मतलब कि पी की पावर एन तो डिवाइड करे पर पी की पावर एन प्लस 1 डिवाइड नहीं करे। तो साइलो थ्योरम, सिंपल ग्रुप और ये पी ग्रुप और पी साइलो सब ग्रुप ये आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और इसी पे बेस्ड अपन साइलो सेकंड थ्योरम और साइलो थर्ड थ्योरम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट क्लास देखनी है तो आप ज्वाइन मेंबर के थ्रू देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।